हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर ऑलरेडी हमने पहला लेक्चर देख लिया था जहां पे हमने जाना था लॉ मीन्स क्या होता है। लॉ इंक्लूड्स नहीं, लॉ मीन्स एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, कंप्लीट डेफिनेशन है। लॉ मतलब बस इतनी ही चीज होती है। और क्या देखा, लॉ बनाया क्यों जाता है। जहां जहां प्रॉब्लम है ना, वहां वहां सॉल्यूशन के वे में क्या लाया गया है, लॉ लाया गया है। जो हमने कल एग्जांपल्स के वे में देखा कि ट्रैफिक लाइट का भी एक ट्रैफिक एक्ट बना हुआ है कि भैया कोई भी ट्रैफिक एक्ट का उल्लंघन करेगा उसको पेनल्टी है। तो लॉ लगाने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कानून को स्ट्रिक्ट करना, कहीं ना कहीं कानून लाके उस चीजों को स्ट्रिक्ट करना, उस चीजों को क्या करना, स्ट्रिक्ट करना कि जिससे तोड़ने वाले को क्या मिले, टाइम टाइम पेनल्टी मिले। और एक करने का नियम होता है, कोई भी चीज है ना, करने का नियम होता है, प्रोसीजर्स होता है, वो सारे लॉ में लिखे जाते हैं। सपोज आपको यहां से निर्माण बिहार जाना है ना, तो अगर लॉ में लिखा हुआ है ना कि आपको पहले निर्माण बिहार में जाने के पहले आपको ना रिक्शा पकड़ना पड़ेगा स्टेशन जाने के लिए, फिर लक्ष्मीनगर से मेट्रो पकड़ना पड़ेगा, तो सारा प्रोसीजर चीज है ना लॉ में लिखा हुआ है। तो लॉ में सब कुछ देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है सब कुछ देखेंगे। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंटर करने वाले हैं। चलो ठीक है, ये सब ज्ञान की बातें बाद की बात है। अभी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हाँ, निर्माण बिहार दिल्ली का प्लेस है, बताया तो आप उससे बोलोगे निर्माण बिहार क्या है। लक्ष्मीनगर तो पता ही होगा आपको। ठीक है, क्लास नंबर 2। सर इंडिया में लॉ बनाता कौन है। हाँ, बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया में लॉ बनाता कौन है। क्या हम सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉ बनाते हैं? नहीं, हम लॉ पढ़ते हैं दोस्त। हमारा काम होता है पढ़ना और उसको है ना कंप्लाई करना। ठीक है, इंडिया में लॉ बनाने का काम किसका होता है? इंडिया में लॉ बनाने का काम सिर्फ पॉलिटिकल बॉडीज का होता है। ठीक है, इसको प्यार से बोलूं तो गवर्नमेंट बॉडीज। तो हम सर क्या करते हैं, हम बस भाई इसको पढ़ के समझ के क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी देते हैं, क्लाइंट्स को आइडिया देते हैं, हम अपने लिए पढ़ते हैं, हम अपना इनहांस करते हैं, स्किल इनहांस करते हैं। तो सर बनाता कौन है? बनाते पॉलिटिकल बॉडीज है, एग्जीक्यूट भी पॉलिटिकल बॉडीज करवाते हैं और कहीं ना कहीं सजा भी पॉलिटिकल बॉडीज देते हैं। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के सारे नेता गवर्नमेंट बॉडीज होते हैं ना, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं। सर इसमें 3 पार्ट होंगे। ठीक है, कभी भी सीए लॉ नहीं बनाता, सीए लॉ पढ़ के ना एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, और उसको कंप्लाई करता है। अब देखो, इसमें 3 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एंड थर्ड पार्ट क्या होगा? जुडिशियल बॉडी। सर क्या ये याद रखना है? नहीं दोस्त, लेकिन याद रखना है, इसके अलावा पढ़ना भी कहीं नहीं है। तो इंटर में जब लॉ स्टार्ट करोगे आपको इतना पढ़ाएगा भी नहीं। तो बेस जान लो, लॉ क्यों होता है, प्रॉब्लम के चक्कर में लॉ बनाते कौन है, सारे पॉलिटिकल बॉडीज, जिसमें लेजिस्लेटिव बॉडीज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होते हैं, जुडिशियल बॉडीज होते हैं। ठीक है, बॉडीज लिख के मत आना, बॉडी होता है, बॉडी बॉडी। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होता है सुनो। ये सबसे हाई वाले लोग होते हैं, इसमें प्रेसिडेंट होता है, पार्लियामेंट वाले लोग सब होते हैं। तो सुनो ये क्या करता है, इनका मेन लॉ बनाने के पीछे, एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूं। इनका काम मेनली क्या होता है लॉ में? सर इनको बोलते हैं लॉ मेकर। जैसे हमारे हर किसी के घर में ना फूफा मौसी है ना, कहते हैं शादी.com बोलते हैं, शादी जोड़ी मेकर्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे लिए लेजिस्लेटिव बॉडीज क्या होते हैं? लॉ मेकर्स होते हैं। ये लॉ को ना बनाते हैं। ठीक है, सिंपल मैं बोलूं, मेक्स द लॉ एंड फाइनलाइज इट। ये उसको बना के एंड फाइनलाइज करते हैं, मतलब प्रॉपर। अब देखो आपने लॉ बना दिया, लॉ बना दिया तो लेजिस्लेटिव बॉडी में क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट आएंगे, पार्लियामेंट आएंगे। तो लॉ बनाया भी इन्होंने, ठीक है, और फाइनलाइज भी इन्होंने किया, क्योंकि प्रॉपर साइन जब तक नहीं होगा ना तब तक लॉ पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या होता है? लॉ मेकर बोलते हैं इनको, लॉ मेकर, लॉ बनाने का, और फाइनलाइज करते हैं लॉ को। ठीक है सर, इसमें आते कौन कौन लोग हैं? सर इसमें आते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग इसमें आते हैं। हाउस ऑफ पीपल में आगे काउंसिल ऑफ स्टेट आ गया, जिसको राज्यसभा प्यार से बोलते हैं, जिसको हाउस ऑफ पीपल को लोकसभा बोलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा,
प्रेसिडेंट हो गया, आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर पास लॉ में ज्यादा पावर नहीं है, मोस्टली पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट जब यहाँ राज्यसभा लोकसभा में कोई लॉ पास हो जाता है ना, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको फाइनल एसेंट देता है, फाइनल साइन मारता है प्रेसिडेंट उस पर, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब लेजिस्लेटिव बॉडीज होते हैं, ये सब लॉ मेकर्स होते हैं, जोड़ी मेकर्स होते हैं, फूफा मौसा मौसी ये लोग। तो ये लोग हमारे लॉ के फूफा मौसा लोग हैं, कि ये लोग जोड़ी मेकर्स नहीं, लॉ मेकर्स है। जोड़ी मेकर लिख के पता जाना। सर सेकंड क्या होता है, सर सेकंड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। सर ये क्या होते हैं, सुनो सर, ये क्या करते हैं, ये एग्जीक्यूट करवाते हैं, इनको प्यार से बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी भी, ठीक है। सर लॉ को एग्जीक्यूट करवाना या लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, ठीक है। लॉ को क्या करवाना है, इंप्लीमेंट करवाना, लॉ को एग्जीक्यूट करवाना। सर यहाँ पे कौन से बंदे बैठे, देखो बैठे हर लेवल पे है ना, हर लेवल पे गवर्नमेंट बॉडीज बैठी है, पॉलिटिकल बंदे बैठे हैं। तो यहाँ पे तो आप देख लिया पार्लियामेंट वाले लोग बैठे, प्रेसिडेंट बैठे हैं। सर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में कौन बैठता है, सर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में देखो कौन बैठता है, MCA, MHA और ETC, मतलब सिंपल बोलूं मिनिस्ट्रीज के लोग, मिनिस्ट्रीज के लोग बैठते हैं यहाँ पे। सर समझ नहीं आया, देखो लॉ इन्होंने बना दिया। सर आपको पता है, आपका सिलेबस मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस करवाया था, क्या एग्जांपल लेता हूं, कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट लॉ तो इन्होंने बना दिया, लॉ मेकर्स ने, लेजिस्लेटिव बॉडीज ने लॉ तो बना दिया। अब ये कंपनीज एक्ट का पालन करना, क्या क्या सेक्शंस का क्या क्या प्रोविजंस लिखा हुआ है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, ये काम कितना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का होता है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज का होता है। टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना है, क्या कोई गलत तो नहीं कर रहा है, क्या इतने नंबर ऑफ कंप्लायंस हुए कि नहीं हुए, सारा काम कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी करता है। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या हुए, MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर नाम ही आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अफेयर मतलब क्या हो गया, वही कहते नहीं है दूध वाला लेके भाग गया भाई उसको, तो अफेयर चल रहा है उनमें, उसमें ठीक है, बड़े बड़ों में अफेयर चलते रहता है। यहाँ पे उस एक्ट्रेस का उस एक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। तो सर नाम क्या हुआ इसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, लिखो पहले यहाँ पे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नाम क्या हुआ, कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है, कंपनी, अफेयर्स मतलब क्या हुआ भैया, नोक झोंक, ठीक है, कंपनी में नोक झोंक। तो इसके रिगार्डिंग कंपनी के सारे नोक झोंक कौन देखता है, मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब इसके रिगार्डिंग एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, कुछ कमिटीज बनी हुई है। सर कंपनी एक्ट में जो भी कंपनीज रिगार्डिंग मैटर होते हैं ना, सारा MCA देखता है। आपका एक वेबसाइट होगा, आपको मैं दिखाऊंगा MCA की वेबसाइट, यहाँ पे कंपनी बनाने से लेके कंपनी बंद करने का सारा काम कौन कराता है, MCA की वेबसाइट होती है। तो लॉ भैया बनाया इन्होंने, बनाने के बाद थोप दिया किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, मतलब प्यार से इस बॉडीज के अंदर कौन कौन आएंगे, MCA आएंगे, MHA आएंगे, सर सारी मिनिस्ट्रीज है ये। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कोई बाहर फॉरेन घूमने जाना चाहता है तो भैया उसका परमिशन लेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी करके कुछ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब हर एक सेक्टर पे ना मिनिस्ट्रीज बना रखा है, हर एक एक्ट के लिए ना मिनिस्ट्रीज बना रखा है कि भैया लॉ तो बन गई, अब लॉ का पालन कौन करवाएंगे, ये मिनिस्ट्रीज लोग करवाएंगे। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, एक सेकेंड को मैं एग्जांपल दिखाता हूं। अभी साइट देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मतलब कंपनी रिगार्डिंग जो भी एक्ट, कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग जो भी लॉ बनाया था, मान लो कंपनीज एक्ट बना दिया, यहाँ पे कंपनीज एक्ट बन गया, यहाँ पे इन्होंने बना दिया। अब इसको इंप्लीमेंट कौन करवाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या कहेंगे, पहला आएगा MCA, बहुत सारे एग्जांपल्स है, 1200-1300 बॉडीज होगी मिनिस्ट्रीज की, ठीक है। तो एग्जांपल बता रहा हूं, MCA मतलब क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर आपको एक चीज बता देता हूं, आपको पूरी जिंदगी CA बनने के बाद ये CA आर्टिकलशिप में ना इसी वेबसाइट पे बिताना है। सर इसी वेबसाइट मतलब क्यों बिताना है सर, यहाँ पे हमें देखो सर, रजिस्टर योर कंपनी, कंपनी के सारे फॉर्म्स, डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का ही फॉर्म होता है, डायरेक्टर जाने का ही फॉर्म होता है, तो बहुत कुछ है, कंपनीज एक्ट बहुत कुछ है। इंटर में तो मैं आपको कंपनीज एक्ट एक एक चीज याद दिलवा दूंगा, गारंटीड सब कुछ याद रहेगा। तो प्रैक्टिकल करवाऊंगा, सारा प्रैक्टिकल जो मैंने सीखा सब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो कंपनी बनाने से लेके कंपनी बंद करने, देखो यहाँ कंपनी को बेचारा जन्म दिया जा रहा है, यहाँ पे कंपनी को खत्म किया जा रहा है, तो सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सब कुछ मिलेगा। ऐसे ही हमारी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देखो तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अगर कोई फॉरेन बाहर बंदा टूर करने जा रहा है तो इसके रिगार्डिंग है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, देखो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग इधर उधर है, मिनिस्ट्री बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो लॉ तो बना दिया उन बड़े लोगों ने, उसको इंप्लीमेंट कौन करवा रहे हैं? सिंपल समझो मिनिस्ट्रीज वाले लोग, ठीक है। हर 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 कोई सेक्टर में ना मिनिस्ट्री बना हुआ है, ठीक है। अब देखो सर, बनाया इसने, कहता नहीं है जन्म देता कोई और है, संभालता कोई और है, और भैया उसने कुछ कांड किया ना तो भैया उसको सजा भी कोई और देता है। तो जन्म तो इन्होंने दिया, लॉ मेकर्स ने, संभाला किसने? एग्जीक्यूटिव बॉडीज ने, जो हमारे मिनिस्ट्रीज होते हैं। एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कंपनी के मैटर को डील करते हैं, कंपनीज एक्ट के मैटर को डील करते हैं। अब होता है जुडिशियल बॉडी। सर मतलब अब यहां पे ना, यहां पे किसी मिनिस्ट्री को लगाना, इस बंदे ने गलत किया है। क्या किया है? इस बंदे ने गलत किया है, तो भैया ये क्या करता है? जुडिशियल बॉडी क्या काम कराता है? इंश्योर प्रॉपर कंप्लायंसेस ऑफ लॉ। ये चेक करते हैं कि प्रॉपर कंप्लायंस लॉ का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज कंपनी में लिखा हुआ है कि कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, और कंपनी में एक ही डायरेक्टर है, और कंपनी चले जा रही है, तो भैया एमसीए ने बोला, मिनिस्ट्री ने बोला जुडिशियल बॉडी को, भाई हमारे कंपनी में ना, इस कंपनी में ना गलत चल रहा है। तो जुडिशियल बॉडी जो होता है ना, वो चेक करता है कि क्या तुमने लॉ का कंप्लायंस किया कि नहीं किया। पहला क्या था? लॉ मेकर, वो चेक करता है क्या तुमने लॉ, क्या वो लॉ सही बना कि नहीं बना। दूसरा क्या होता है? वो चेक करता है कि तुमने लॉ को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तीसरा क्या होता है? अगर तुमने कोई कंप्लायंस का उल्लंघन किया तो यहाँ पे जुडिशियल बॉडी आपको सजा भी देगी। तो ये चेक करेगा तुम कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है? सुनो, यहाँ पे आपको सजा मिलती है, ठीक है। एंड सजा देता कौन हमारे इंडिया में? सर हमारे इंडिया में सजा कौन देता है? कोर्ट्स, ठीक है, कोर्ट देते हैं। तो यहां पे सबसे ऊपर कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट। अभी हम कोर्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? हाई कोर्ट। सबसे ऊपर की बात कर रहा हूं, मतलब इसके लोअर आ गया हाई कोर्ट। इसके नीचे कौन आ गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके नीचे कौन आ गया? सबऑर्डिनेट कोर्ट। सर अभी जस्ट इसको डिस्कस करने वाले, 2 मिनट रुक जाओ, इसको लिखना मत अभी, या लिख सकते हो तो लिख लो। तो ये कहीं ना कहीं है ना हमारा, ये कहीं ना कहीं सर हमारा है ना पूरा एक तरह से हमने पूरा एक्सप्लेनेशन ले लिया कि लॉ कौन बनाता है। लॉ हमारे गवर्नमेंट बॉडीज बनाती है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव बॉडीज होती है, ये बस लॉ को बना देती है, इंप्लीमेंट करवा देती है, लॉ बना देती है, लॉ को पास कर देती है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट साइन कर देता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का काम क्या होता है? लॉ को एग्जीक्यूट करवाती है कि भैया लॉ बन चुका है, अब सारी कंपनी सुन लो, लॉ में ऐसा लिखा हुआ है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट कौन करवाया? ये लोग करवाया, जिसमें एमसीए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नाम से आपको याद होगा। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, अफेयर्स मतलब वही जो हमने बताया कि भाग्य दूध वाली सब में चक्कर चलना, ठीक है, या कंपनी में उल्लंघन होना। तो कंपनी के सारे उल्लंघन कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब उल्लंघन हो गया तो उसके रिगार्डिंग सजा कौन देगा? जुडिशियल बॉडीज। तो अगर कंप्लायंसेस तुमने नॉन कंप्लायंस किए तो भैया जुडिशियल बॉडी सजा देगा, जो कि आपको सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो यहां तक नोट डाउन कर लो पहले। कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। चलो अब तो अभी आंसर दोगे नहीं। चलो अब हम है ना थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आना स्टार्ट कर देंगे। बहुत कुछ ज्ञान हमने देख लिया, बेसिक्स ज्ञान देख लिया, थोड़ा धीरे धीरे ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आना स्टार्ट करेंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट आने स्टार्ट करने से पहले ना 1-2 चीज बेसिक समझ लो पहले, जो आप सिखाने जा रहा हूं आपको, ठीक है। 1-2 चीज बेसिक समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा, और आप जान लो पहले। कुछ वर्ड्स के मतलब बताऊंगा मैं आपको। सर एक वर्ड होता है एंड, और एक वर्ड होता है लॉ। सर देखो ये इंटरप्रिटेशन है, मतलब अब लॉ पढ़ने आए हो ना, तो लॉ में 5-4 चीजें हैं, वर्ड है, जिसके बारे में आप शायद जान लो अच्छे से आप। सर एक जगह लिखा रहेगा अगर एंड, और एक जगह लिखा रहेगा और। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड और? सर देखो अगर लॉ में लिखा है ना एंड, मतलब वो बोल रहा है कि भैया सपोज मानो लॉ में लिखा हुआ है, अगर कंपनी में, सपोज हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, अगर कंपनी में 50 लाख से ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो 2 CA प्लस 2 CA, या मानो तो वो साइंड बाय 2 CA एंड 1 CS, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल और लिख लो, सिंपल वही, अगर 50 लाख से ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होगा देन साइंड बाय 2 CA और 2 CS। सर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ये एंड ये?
देखो सर, जहां भी अब लॉ में एंड लिखा है ना, कान खोल के सुन लेना, मतलब क्या बोलता है, दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल कंपनी में काम कर रहे हो, और आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप है ना सीनियर पोस्ट बैठे हुए हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आया, और आपका काम क्या होता है ना, उस डॉक्यूमेंट्स को है ना प्रॉपर बंदे के पास भेजना जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज आप है ना इस चेयर पे बैठे हुए हो, ठीक है, चेयर बना लो, चेयर पे बैठे हुए हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आया कि 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, और आपके लॉ में लिखा हुआ कि 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो साइन किसके द्वारा होना है, 2 CS एंड 1 CS। क्या सर मेरे को बताओ, क्या वो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 CS साइन मार के काम खत्म कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अकेली CS साइन मार खत्म कर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो सर वो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा, 2 CA प्रॉपर साइन मारेंगे, ठीक है, प्लस 1 CS प्रॉपर साइन मारेगी। सर क्यों? क्योंकि लॉ में यहां पे लिख दिया एंड। सर जहां एंड है ना, वहां पे आपको दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। सर सेम यहां पे क्या हुआ, सर यहां पे मान लो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जांपल इसको लिखना नहीं समझना, इंटरप्रिटेशन है वर्ड का। 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट आया, क्या 2 CA सिर्फ साइन मार सकता है? मान लो एक ने मार दिया, दूसरा ने मार दिया, CA ने। यस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे और है, मतलब क्या बोल रहा है, या तो ये कर ले या तो ये कर ले। तो जहां भी और लिखा रहेगा ना, तुम दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो, हम मानने को तैयार है भाई, ठीक है। और लेकिन जहां एंड लिखा रहेगा ना, सपोज तुम्हें सब कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा, 2 CA भी चाहिए और 1 CS चाहिए। तो लॉ में आगे जाके बहुत ज्यादा एंड और आएगा, बहुत मैं घुमाऊं, मैं 10 नंबर इसमें लूज किया था अपना इंटर ऑडिट के पेपर में भी और लॉ के पेपर में भी, ठीक है। तो मजाक नहीं है, सीरियसली बता रहा हूं, नोट कर लो, जहां भी एंड और लिखा रहेगा ना भैया कान खोल के सुन लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और का मतलब क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सही आएगा कि भाई 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, मानो लॉ में लिखा हुआ है कि 50, लॉ में लिखा हुआ है कि 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, जो साइन किसके द्वारा किया जाएगा, 2 CS और 2 CA के द्वारा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको लॉ याद आ गया, यस 2 CA और 2 CS, पर आपको याद नहीं आता यहाँ पे एंड है कि और है। क्यों? क्योंकि एंड होगा तो भैया चारों का साइन चाहिए, और होगा तो भैया 2 CA भी साइन मार सकता है, 2 CS मार सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि 1 CA और 1 CS, ये नहीं, या तो 2 CA मार दो या तो 2 CS मार दो, बट एंड होगा ना तो भैया ये 4 आदमी साइन मारेंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो ये नंबर तो याद रखता है सबको कि 2 CA 2 CS 1 CA 1 CS, भैया और की एंड ये कोई नहीं याद रखता है। तो इसको याद रखना कि जहां एंड होगा मतलब वो ये क्यूमुलेटिव दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड करना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को ये। सर फाइनल का कुछ एग्जांपल है, ठीक है, अभी समझना, एग्जांपल समझ लो, आपको दिमाग बता रहा हूं, इसको ना रफली समझा रहा हूं, इसको लॉ से मत जोड़ देना। सुनो, रिलायंस कंपनी जान रहे हो ना, उसमें सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सर डायरेक्टर्स क्या होते हैं भैया, डायरेक्टर जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो उसके हर डायरेक्टर्स में ना सारे मेंस थे, सारे लड़के बैठे थे। तो नीता अंबानी है ना, सोची यार मैं भी तो डायरेक्टर बनना चाहती हूँ, तो उसमें लॉ में अमेंडमेंट आया। लॉ में अमेंडमेंट क्या आया, अगर कोई कंपनी, एग्जांपल सुनो, अगर कोई कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल, आपको पेड अप शेयर पता होगा, अकाउंट्स पर क्या होगा, ठीक है, शेयर कैपिटल पता होगा, बस इतना समझ लो। टर्नओवर क्या होता है उसका, सेल वेल 100 करोड़ बैलेंस शीट डेट पे है, मतलब 31 मार्च को है, तो उस कंपनी को है ना एक वुमेन डायरेक्टर मैंडेटरीली अपॉइंट करना पड़ेगा। अब सपोज रिलायंस कंपनी आई, ठीक है, अभी आप समझाऊंगा। रिलायंस कंपनी का मानो टर्नओवर था 250 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल था 180 करोड़। क्या रिलायंस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है, हाँ या ना में आंसर आना चाहिए। ये फाइनल्स के ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं दोस्त, और आपको अभी समझाया जाएगा कैसे इंटरप्रिटेशन करना है लॉ का। क्या रिलायंस कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है या नहीं करना है? लॉ में लिखा हुआ है कि भैया अगर कोई कंपनी का टर्नओवर 300 करोड़ होगा और पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ होगा तो उसको मैंडेटरीली एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है। तो क्या यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना है? सर 300 करोड़ तो हुआ ही नहीं सर, बट ये 180 करोड़ हो गया, मतलब 100 करोड़ से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे और लिखा है, मतलब या तो तुम ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दो या तो ये वाला कर दो, दोनों में से कोई एक भी कर दो भैया चलेगा। तो यहाँ पे यस चाहिए वुमेन डायरेक्टर। बट मान लो लॉ में चेंजेस आ गया, लॉ में चेंज आके बोल दिया यहाँ पे और की जगह एंड कर दिया। ये आगे भी याद करने बता रहा हूं, ठीक है। अब बोल दिया कि जो कंपनी है ना, अगर उसका टर्नओवर 300 करोड़ है एंड पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, मतलब भैया दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन हुआ ही नहीं। तो एंड मतलब क्या होता है भैया, दोनों कंडीशन तुम्हें साथ में सेटिस्फाइड करना है। तुमको अपना टर्नओवर भी चेक करना है क्या 300 करोड़ है या नहीं है, और अपना पेड अप शेयर कैपिटल भी चेक करना है क्या वो 100 करोड़ है या नहीं है। सर एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं, रिलायंस ही लेते हैं। रिलायंस का मान लो अब क्या हुआ, टर्नओवर 320 करोड़ और पेड अप हो गया
160 करोड़। तो भैया दोनों सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। यहाँ पे बेस्ट है, एंड लिखा हुआ है, दोनों को साथ में सेटिस्फाइड होना ही चाहिए था, तो यहाँ पे यस। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान से चलना है, एंड और का चक्कर बहुत ध्यान से रखना है। ठीक है, एक इंटरप्रिटेशन और लेता हूं। ठीक है, 2-3 वर्ड का इंटरप्रिटेशन लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लॉ में ना बहुत जगह लिखा रहता है शैल और बहुत जगह लिखा रहता है मे। सर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड मे? सर शैल मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। ठीक है सर, मे मतलब क्या होता है? नॉट मैंडेटरी। इसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊं तो इस शैल मतलब क्या होता है भैया? पत्थर की लकीर। मे मतलब क्या होता है भैया? कोई लकीर नहीं। मतलब सर अगर लॉ में लिखा हुआ है ना कि मान लो 50 कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट है एंड शैल बी साइंड बाय सीए, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को मान लो सीए, इसमें लॉ में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो देन शैल बी साइंड बाय सीए। अब ऐसा सीएस घूम रही थी, एक सीएस है ना, बड़ी नई नई आई, सीएस घूम रही थी, बोला 50 करोड़ का 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, लो मैं साइन कर देती हूँ। क्या ये सीए साइन कर सकती है? सब बिल्कुल नहीं, क्योंकि लॉ में ना स्ट्रिक्ट है, शैल जहां रहे ना तो भैया जिसका काम उसी को साझे। तो सीए का काम है ना भैया, सीए ही साइन मारेगा। सपोज कहीं भी शैल लिखा रहे ना, समझ जाना वही है। तो लॉ में अब शैल और विल और मे लिख के ऐसे ही मत आ जाना, हर किसी चीज का ना मतलब स्ट्रिक्ट होता है। तो लॉ शैल जहां लिख रहा हूं ना, मतलब क्या होता है भैया? वो मैंडेटरी कहां पे है। तो बहुत बड़ा ना, मैं इंटर तक मेरे को पता ही था, मैं हर जगह ना शैल मे विल लिख के आ जाता था। बाद में रियलाइज हुआ कि भैया शैल हर जगह वही लिखना है जहां लॉ में बोला गया है। मतलब क्योंकि शैल मतलब इंटरप्रेट होता है कि भैया ये चीज है ना यही कर सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। सब में अब यहां लिख दिया 50, ये समझने का, इसको हम नोट डाउन मत करना, ठीक है, समझो, इंटरप्रिटेशन आगे बहुत मिलेगा, ये बस इंटरप्रिटेशन समझा रहा हूं। सर लिखा हुआ है 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है एंड मे बी साइंड बाय सीए। ठीक है, अब मानो सीएस गुजर रही थी, इमरजेंसी काम था, सीएस ने साइन कर दिया, क्या चलेगा? सर चलेगा, क्योंकि मे बी है। चाहे तो सीए साइन कर सकता है, नहीं चाहे सीए साइन नहीं करना चाहता है, अगर कंपनी अलाउ कर रहा है तो सीएस भी साइन कर सकता है उसको। ठीक है, तो 2-3 चीज है, उसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। चलो फोन आ गया था। मे और शैल का डिफरेंस हमने देख लिया कि मे और शैल में डिफरेंस क्या होता है। शैल मतलब क्या हुआ? मैंडेटरीली वो काम उसी को करेगा जहां लॉ में शैल लिखा होगा। अगर लॉ में लिखा हुआ है शैल बी पनिशेबल विद 50,000 रुपीज, तो भैया वो 50,000 रुपए देगा ही देगा। लिखा हुआ मे बी पनिशेबल, भैया दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ठीक है, तो शैल मतलब क्या हुआ भैया? पत्थर की लकीर, कोई नहीं काट सकता अगर लॉ के प्रोविजंस में लिखा हो तो। ठीक है, चलो एक और इंटरप्रिटेशन है, उसको डील करते हैं। मींस इंक्लूड मैंने बता दिया, मींस मतलब क्या होता है? कंप्लीट, इंक्लूड्स मतलब ये और ऐड होगा। चलो एग्जांपल और बताते हैं। सर ये लिखा हुआ, सर ये लिखा हुआ मतलब सर नहीं समझ आया, सुनो। सर ही लिखा हुआ, ही का इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आया। सर क्या लिखा हुआ है? सुनो क्या लिखा हुआ है, सुनो। अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ेगा तो ही शैल बी पनिशेबल विथ रुपीज 1 लाख रुपीज। ठीक है, लॉ में है ना इतना बात लिख दिया। सपोज ट्रैफिक एक्ट का था, अभी मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं, इंटरप्रिटेशन हर एक्ट में सेम होता है। ठीक है, ट्रैफिक एक्ट समथिंग है, उसमें लिख दिया कि कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ेगा, ठीक है, कोई भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन करता है तो देन ही शैल बी पनिशेबल विथ 1 लाख रुपीज। अब है ना एक ट्रैफिक लाइट था यहाँ पे, ठीक है, ट्रैफिक लाइट था, एक लड़की थी स्कूटी चला रही थी। क्या चला रही थी? स्कूटी चला रही थी। अब ये लड़की स्कूटी चला रही थी, बहुत तेज स्कूटी चला रही थी, इसने क्या किया? रूल ब्रेक कर दिया और बस अक्षरधाम तरफ निकल गई घूमने को। ठीक है, अब इसको ना पुलिस पकड़ लिया यहाँ पे, और लड़की स्कूटी पे बैठी थी, ठीक है, पुलिस पकड़ लिया। पुलिस ने बोला कि भैया अब आपको लगेगा 1 लाख रुपया का पेनल्टी। ये बोले कि क्यों भाई? तो देखो लिखा हुआ है कि अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ेगा देन ही शैल बी पनिशेबल विद 1 लाख रुपीज। ये बोले कि पढ़ो फिर से पढ़ो। पुलिस वाला फिर पढ़ा कि अगर ट्रैफिक रूल तोड़ेगा देन ही शैल बी पनिशेबल विद 1 लाख रुपीज। ये बोला समझ नहीं आया। लड़की बोली समझ, लड़की का नाम मान लो था राजनंदिनी। ठीक है, अब ये 2 बार पढ़ा दी पुलिस वाले से। पुलिस वाले सोचा क्या हो गया, मेरे से 2 बार पढ़ा रही है।
सर इसने बोला कि देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ही, ये बोली मैं तो शी। अब बताओ क्या हो। सर लॉ है, लॉ में आप ऐसे ही मजाक नहीं कर सकते लॉ के साथ। तो लॉ में ना अमेंडमेंट आया, यही सब केस की वजह से लॉ में अमेंडमेंट आता है। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंजेस। तो जहां पे लिखा हुआ था ना ही, तो वहां पे बोल दिया गया ही इंक्लूड्स शी। तो मतलब लॉ में जनरल क्लॉज एक्ट आता है जहां पे सारी डिफिनेशंस दी रहती है, वहां पे एक अमेंडमेंट लाके बोला गया कि जहां जहां लॉ में जिस जिस एक्ट में लॉ में ही लिखा हुआ है ना, उसका मतलब शी भी होगा, क्योंकि ही इंक्लूड्स सी। अब भैया नेक्स्ट डे स्कूटी से फिर ये आ रही थी, इसने फिर ट्रैफिक रूल तोड़ा। अब भैया ये बोलता है कि भाई राजनंदिनी जी अब लॉ में चेंजेस आ गए, लॉ में बोल दिया गया ही इंक्लूड्स सी। तो अब बेचारी 1 लाख रुपया दे दी। तो लॉ में अब कहीं भी ही लिखा रहा है ना, उसका मतलब क्या होता है, इट्स इंक्लूड्स सी ऑल्सो। सर कल लोग है ना, एक एलियन आ गया, एलियन नाम था जोबामा। वो ऐसा ही निकल रहा था, उसने ट्रैफिक लाइट तोड़ दिया। अब इसको फिर अच्छा था बस पुलिस पकड़ लिया। इसने बोला देखो भैया अगर कोई ट्रैफिक लाइट तोड़ेगा तो ही शैल बी पनिशेबल। ये बोला ना तो मैं ही हूं ना तो मैं शी हूं, मैं भैया एलियन हूं, मेरा कोई जेंडर नहीं पता। फिर लॉ में क्या लाके बोला सकता है कि ही इंक्लूड सी एंड एलियन। है नहीं एलियन, ऐसा है यहीं तक है, ठीक है। एग्जांपल बता रहा हूं, तो यहाँ पे इंक्लूड्स भी क्लियर हो गया। इंक्लूड्स मतलब क्या हो गया, कल जाके ना और भी कुछ इसमें ऐड ऑन हो सकता है। कल जाके एलियन आ गया तो भैया एलियन ऐड ऑन कर देगा। अब एलियन बोलेगा ना तो मैं ही हूं ना तो मैं शी हूं, पता करो मैं कौन हूं। अब इतना काम तो है नहीं, तो बोल दिया भैया ही इंक्लूड शी एंड एलियन। ऐसा कर सकता है, हुआ नहीं एलियन एलियन का, ठीक है। इंडिया में कोरोना भी कुछ सोचा नहीं था, हो गया ना, तो एलियन भी क्या पता कभी टपक जाए लक्ष्मीनगर में सीए करने, हो सकता है। तो इंक्लूड से मतलब समझ आ गया कि एग्जॉस्टिव नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, और भी चीज ऐड ऑन हो सकती है। तो ये इंटरप्रिटेशन था। यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। 3-4 वर्ड का इंटरप्रिटेशन था जो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। इसको नोट डाउन करना है तो कर लो, अदरवाइज समझने की समझना समझ लो, ठीक है। चलो अब अपना हम चैप्टर को थोड़ा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ना चैप्टर को रिदम में लाते हैं। बेसिक्स जितना देखना था हमने देख लिया भैया। रिवाइज करते रहो, मैं क्लास में पूछूंगा, फेस टू फेस बच्चों से पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा, ठीक है। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वालों आपसे ही पूछूंगा, तो आप बच नहीं सकते यहाँ पे। अब सर स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का, थोड़ा सा झांकी देते, कहते हैं झांकी देना बस। सर ये सब पढ़ाया जो आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। एक सेकेंड, एक स्टूडेंट का ना कॉल आ रहा है यार, मैसेज भी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अब सुनो, अभी मैं 1-2 वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू हो चुका है। सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सर बाबा आजम जमाने का कॉन्ट्रैक्ट है। सोचो भारत आजाद होने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिटिश टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्ट बना हुआ है। मतलब उसी टाइम से कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो गया ना, तब से यहाँ पे एक्ट बना हुआ है। मतलब उसी टाइम में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता होगा ना, उसके रिगार्डिंग यहाँ सॉल्यूशन होगा। तो क्या बोला मैं, जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन एक्ट बना के देता है। तो सर कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है भैया, यहां पहुंचने से पहले 1-2 चीज बन लो, उसके बारे में आगे पहुंचते हैं, ठीक है। सुनो, अभी कॉन्ट्रैक्ट चालू नहीं हुआ, अभी सुनो पहले एग्जाम्पल एक दो। ये है मिस्टर ए, ठीक है, ये है मिस्टर बी, ठीक है। मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को, क्या तुम मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे। क्या बोला मिस्टर ए ने बोला, मिस्टर ए का ना अच्छा खासा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है। मिस्टर ए ने बोला मिस्टर बी को, क्या बोला, क्या तुम पढ़ाओगे। ये बोला सर सैलरी कितनी होगी, ये बोला कि मैं तुम्हें 40,000 रुपीज, क्या दूंगा, 50,000, चलो 50,000 रुपीज मंथली दूंगा। तो इसने इसको क्या दिया सर, इसने इसको ऑफर दिया। अब क्या ये ऑफर को एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा, इसके हाथ में। सपोज मिस्टर बी है ना लॉ का टीचर था, मेरे को लेके मत बैठ जाना, ठीक है, मिस्टर बी नहीं हूं मैं, ठीक है। मिस्टर बी लॉ का टीचर था। इसने बोला कि मिस्टर ए ने बोला कि भैया कंपटीशन तगड़ा है मार्केट में, साहिल सर लॉ पढ़ा रहे हैं, भैया तोड़ना पड़ेगा लॉ को। मिस्टर बी क्या तुम लॉ पढ़ाओगे। मिस्टर बी बोला सर सोचते हैं, सोचा। अब इसने ना अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, बोला हाँ सर पढ़ाएंगे। तो जब इसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया ना सर, तो ये चीज बन गई प्रॉमिस। अब लोग एक दूसरे का प्रॉमिस निभाएंगे। ये अपना प्रॉमिस क्या निभाएगा कि भाई ये इसको देगा 50,000 रुपए,
ये अपना प्रॉमिस क्या निभाएगा, ये देगा ट्यूशन पढ़ाने की सर्विस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब प्रॉमिस में क्या आ जाएगा, ए का प्रॉमिस क्या आएगा 50,000 रुपया देने का, और बी का प्रॉमिस क्या आएगा ट्यूशन सर्विस देने का। सर सुनो, ठीक है, मान लो 31 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कब हुआ, 31 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, अब सुनो, 1 अप्रैल से है ना बी पढ़ाने आ गया, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब एग्जांपल, ठीक है, मैं एक वर्ड बताना चाहता हूं, बी ने पढ़ाया। क्या किया, बी ने पढ़ाया, बेजोड़ पढ़ाया, जबरदस्त पढ़ाया, मेरे से भी अच्छा पढ़ा रहा था बी। ठीक है, बहुत तगड़ा पढ़ाया। 1 मई को बी गया सैलरी मांगने। क्या गया, बी गया, लिखते रहो, ठीक है, अब पहले समझ लो फिर लिखवाऊंगा, लिख देना। बी गया सैलरी मांगने। अब ए बोला तुम कौन भाई, ए का तो काम हो गया भैया, 1 महीना में पढ़ा दिया पूरा लॉ फाउंडेशन का। अब ए बोलता है तुम कौन भाई, किसको, बी को। अब बी की हो गई बत्ती गुल, बी की हो गई बत्ती गुल, क्योंकि ए ने तो ऑफर दिया था मैं तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा मंथली, अब बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया, दोनों का प्रॉमिस भी हो गया। अब भैया ए बोलता है तुम कौन, मतलब बी ने तो अपना पूरा सर्विस निभा दिया पूरा 30 दिन का। अब भैया ए को सैलरी देनी चाहिए थी ना, अब ए ने सैलरी नहीं दिया, तो सर हुआ क्या, सुनो, इफ प्रॉमिस नहीं निभाया तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। ठीक है, मतलब इन दोनों बीच एक ट्रस्ट बन गया था, वो ब्रीच मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब ट्रस्ट टूट गया या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हुआ। सर अब देखो किसने तोड़ा, सर किसने तोड़ा, क्या बी ने तोड़ा, नहीं, बी ने पूरा पढ़ाया, तो सर किसने तोड़ा, सुनो इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी समझा दूंगा मैं। जिसने ट्रस्ट को तोड़ा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ब्रीचिंग पार्टी। क्या सर, ये लिखना है दोस्त। तो सर हमारे एग्जांपल में ब्रीचिंग पार्टी कौन हुआ, हमारे एग्जांपल में ब्रीचिंग पार्टी हुआ मिस्टर कौन, ए, क्योंकि ए ने ना सर्विस तो ले ली मिस्टर बी की बट पैसा नहीं दिया, तो ए ने तोड़ा बी को, मतलब बी के कॉन्ट्रैक्ट या जो भी एग्रीमेंट है उसको तोड़ा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। अब जिसका टूटा, मतलब भैया बी ने तो पूरा पढ़ा के जो पढ़ाया 1 महीना मतलब खून पसीने की मेहनत करके पढ़ाया, बट उसको ना उसका फल नहीं मिला, उसको पैसा नहीं मिला, तो जिसके साथ दिक्कत हुआ ना, सुनो, जिसका नुकसान हुआ, इसके साथ नुकसान हुआ, या जिसका नुकसान हुआ लिख लो, सबसे बेस्ट है। जिसका नुकसान हुआ उसको क्या बोलते हैं, सर जिसने तोड़ा, जिसने जानबूझ के, तो कल मैं आपसे पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, मैंने बोला कि आप मेरे को 20,000 फीस दो, मैं आपको टीचिंग सर्विस दूंगा, आपने मेरे को 20,000 फीस दे दिया बट मैं आपको टीचिंग सर्विस दे ही नहीं रहा हूं, तो किसने तोड़ा, मैंने तोड़ा, क्योंकि मैं आपको नहीं दे रहा हूं ना, तो मैं कौन सी पार्टी हूँ, मैं ब्रीचिंग पार्टी। हमेशा लॉ में याद रखना, तोड़ने वाला क्या होता है, प्रॉमिस तोड़ने वाला, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाला, तोड़ने को क्या बोलते हैं, ब्रीच। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें तोड़ने वाला कोई ना कोई एक पार्टी होगा, तो वो एक पार्टी कौन होगा ना, ब्रीचिंग पार्टी। ब्लीचिंग मतलब क्या है ना, ब्लीचिंग पार्टी, ठीक है, तोड़ने वाला पार्टी। अब जिसके लिए तोड़ता है ना, जिस सामने वाला जो है ना रोता है ना, जिसका मतलब पूरा सर्विस दे दिया आपने, तो पूरा पैसा दे दिया, अब आप रोगे ना, पढ़ाऊंगा टेंशन मतलब, अब तो रोगे ना, तो जिसका नुकसान हुआ ना वो क्या होता है, होता है एग्रीड पार्टी। क्या होता है सर, एक सेकेंड कलर चेंज कर लिखता हूं, याद रहेगा, ब्लू में कर देता हूं उसको। एग्री पार्टी, ठीक है, तो यहां पे एग्री पार्टी कौन हुआ, मिस्टर बी। सर याद कैसे रहेगा, देखो तोड़ने वाला क्या होता है, ब्रीचिंग पार्टी, सर जिसका टूटता है ना उसका एग्री पार्टी। सर एग्री मतलब क्या होता है, सर एक गाना बताऊंगा जबकि दिमाग में याद रहेगा, एग्री मतलब क्या हुआ, आपने सुना होगा, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ठीक है, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, तो ये वाला जो पार्टी होता है ना, ये वही होता है, बेचारा ना सताया हुआ होता है,
मिस्टर ए ने सता दिया, इसको पैसा भी नहीं दिया और साथ साथ पढ़वा भी लिया पूरा। सर सेम दोस्त देखो, अब ये फिक्स नहीं होता कि इधर वाला ब्रीचिंग इधर वाला ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये भी हो सकता है ना, सपोज मान लो कि इसने है ना 50,000 रुपए दे दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी ने पढ़ाया ही नहीं, तो मिस्टर बी अब क्या बन जाएगा, जिसने भी तोड़ा ना, अब मिस्टर बी क्या बन जाएगा भैया, मिस्टर बी बन जाएगा अब ब्रीचिंग पार्टी और मिस्टर ए बन जाएगा एग्री पार्टी। क्यों? क्योंकि उल्टा भी तो सकता है, मिस्टर ए ने तो भैया एडवांस पेमेंट कर दिया बी को, बी निकल गया दुबई घूमने के लिए, तो बी क्या हो गया, ब्रीचिंग पार्टी। अब इस केस में हमारे क्या था, बी एग्री पार्टी था। अब दुबई भाग गया, सेकेंड एग्जांपल है, मान लो बी को पैसा मिल गया, दुबई भाग गया, तो बी ब्रीचिंग पार्टी, ए क्या हो जाएगा अब एग्री पार्टी। तो ऐसे याद रखना है कि जिसका नुकसान होता है ना वो हमेशा एग्रीव्ड होता है। एग्री मतलब क्या होगा, जिसका नुकसान होता है हमेशा एग्रीव होता है। सिंपल एक गाने से याद रखना, ना छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, ठीक है, उसको बेचारा इतना सता देता है सामने वाला पार्टी, बस वे यही समझ के एग्जाम में याद रखना आपको। एग्रीड पार्टी क्या होता है, जिसका नुकसान होता है, हिंदी वर्ड यही है, जिसका नुकसान होता है वो क्या होता है, एग्रीड पार्टी, ठीक है। या मान लो जिसका घाटा होता है वो होता है एग्रीड पार्टी, और जिसने नुकसान किया वो होता है ब्रीचिंग पार्टी। मेरे को यही समझाना था। अब आगे सुनो, मैंने आपको ये बताया था, सुनो देखो क्लास थोड़ी लंबी जाएगी बट सब क्लियर होगा, बेसिक्स क्लियर होगा। कल से हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा चालू करने वाले हैं। मैंने बताया था लॉ मेकर कौन होता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम। और जो भी कांड हो जाता है लॉ में, अगर जो भी मान लो फ्रॉड हो गया, लॉ में पकड़ा गया, तो सजा देने का काम किसका होता है, ये कोर्ट वाले का। तो भैया यहां भी तो वही हुआ। अगर हम अपना केस लेके चले, तो हमारे केस में ब्रीचिंग पार्टी कौन था, किसने तोड़ा, मिस्टर ए ने तोड़ा। तो भैया मिस्टर बी कहीं ना कहीं तो जाएगा रोते हुए। अब मिस्टर बी है बेचारा ना, रो रहा है। मिस्टर बी बोल रहा है कि हमने पढ़ाया जी जान से। अब मिस्टर बी रोते रोते कहां जाएगा सर, वही जुडिशियल बॉडी। सबसे पहले कहां जाएगा सर, सुप्रीम कोर्ट हाई पे है, फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होता है ना, जैसे आप देखते हो ना एरिया वाइज फैमिली कोर्ट्स होते हैं, छोटे मोटे मैटर्स डील करते हैं ना, वो सब कोर्ट होते हैं। तो ये बेचारा सबसे पहले रोते हुए कहां जाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट पे, जो मैंने ऊपर लिखवाया था। तो ये कोर्ट्स के सीक्वेंस है। तो बेचारा मिस्टर बी, बेचारा कौन है, ये एग्रीड पार्टी जिसका नुकसान हुआ है, ये सबसे पहले कहां गुहार लगाएगा, सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको बोलते हैं मतलब सिंपल एरिया वाइज कोर्ट में। आपके एरिया में कोई कोर्ट होगा, फैमिली कोर्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट होगा, वो सर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बोला कि भाई बी तेरी गलती है। बेचारा सबऑर्डिनेट कोर्ट का ऑर्डर कभी बी ने पालन नहीं किया। सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बोल दिया बी तुम्हारी गलती है, ए ने तो सही किया, ये आप झूठ बोल रहे हो, बी आपने पढ़ाया नहीं है। तो फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने ऑर्डर दिया और इस ऑर्डर से बी फिर खुश नहीं था, फिर बी है ना रोने लगा। अब बी रोते रोते कहां जाएगा भैया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। भाई कोई कर ही नहीं रहा अच्छा सब बी के साथ, सब बी के उल्टा ही बोल रहे हैं, जबकि बी ने इतना मेहनत किया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी है ना अपना ऑर्डर दिया, बी तुम गलत थे, फिर बी रोने लगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, बी तो सही था। सर ए पैसा दे रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, होता है सर कभी कभी। अब सर बी अब रोते रोते कहां जाएगा सर, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पे गुहार लगाएगा, जन साहब देखो हमने पूरा 30 दिन की सर्विस दी थी, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ था, उसने 50,000 नहीं दिया। अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर निकाला, अगर ऑर्डर बी के फेवर में आया, मतलब बोला कि यस बी तुमको पूरा कंपनसेशन मिलेगा, तो बी खुश हो जाएगा यहां पे। अगर बी के ऑपोजिशन में गया, मतलब बी से भी खुश नहीं, बी फिर भी खुश नहीं हुआ, तो लास्ट ऑप्शन कहां होता है सर, सुप्रीम कोर्ट जाने का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के बाद कहीं नहीं जा सकते। तो सर कोर्ट का सीक्वेंस याद रखना, आगे प्रोफेशनल में काम आएगा। सबसे पहले केस करने कहां फाइल करने जाओगे, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फर्स्ट यहां जाओगे, सेकंड कहां जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, थर्ड कहां जाओगे, हाई कोर्ट, फोर्थ कहां जाओगे, सुप्रीम कोर्ट। तो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते, पहले एक लेवल फॉलो कर लो। सबऑर्डिनेट कोर्ट गए, वहां का ऑर्डर पास हो गया, अगर उसके ऑर्डर से तुम सेटिस्फाइड हो गए तो भैया खुश हो जाओ वहीं पे, नहीं सेटिस्फाइड हुए फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर हाई कोर्ट जाओ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो उसके बाद घर जाओ। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया में, उसके बाद कहां जाओ, घर जाओ। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तगड़े तरीके से स्टार्ट करते हैं। एक दो चीज और देख लो। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो दो तीन चीज है जो इंपॉर्टेंट है जानना। सबसे पहला तो ये एंड सेकंड ये सर है क्या, कहीं भी लॉ में आपको ये लिखा दिखे ना तो आपको पहले लॉ की वर्डिंग्स पढ़नी आनी चाहिए, जो मैंने वो बता दिया, एंड और मींस शैल में, ये समझ लिया। अब आपको सेक्शंस को पढ़ने आना चाहिए। हर लॉ में ना हर जगह आपको सेक्शंस लिखा हुआ है, सेक्शन 3, सेक्शन 4। जैसे जय भीम में बोलते होंगे कि सर एक मूवी थी जय भीम, वहां पे ना एक्टर बोलते हैं जैसा सेक्शन 35 ऑफ क्लॉज ये इस एक्ट के तहत इसको सजा होनी चाहिए।
तो हर एक्ट है ना, तो एक्ट में आपको पता चाहिए हर एक्ट में ना सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शंस में ना प्रोविजंस होते हैं। सर देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसमें मान लो बहुत सारे सेक्शंस होंगे, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 1 से लेके 470 सेक्शन है। तो सर सेक्शन मतलब क्या हुआ, अब हर सेक्शंस के अंदर ना कुछ बातें हैं, जिस बातें को हम बोलते हैं प्रोविजंस। क्या सर, प्रोविजंस, ठीक है, बातों क्या बोलते हैं, प्रोविजंस। तो अब देखो सेक्शंस पढ़ने आना चाहिए। सपोज मान लो आपको किताब में लिखा हुआ है ऐसे करके, सेक्शन 35 ब्रैकेट में 2 ये 1 रोमन में ई, इसको कैसे पढ़ोगे? तो सर ये सबसे आगे जो रहता है ना इसको बोलते हैं सेक्शन, इसके बाद जो ब्रैकेट रहता है इसको बोलते हैं सब सेक्शन, इसको बोलते हैं क्लॉज, इसको बोलते हैं सब क्लॉज। तो सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 ऑफ क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज ई, ठीक है। तो ये पढ़ने आना चाहिए। कैसा, ये याद करना, याद नहीं करना, धीरे धीरे आ जाओगे। लॉ पढ़ना स्टार्ट किया हो तो पहले याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ऊपर आगे क्या रहेगा, सेक्शन नंबर, फिर क्या रहेगा, सब सेक्शन, सेक्शन का बेटा सब सेक्शन, फिर क्या रहेगा, क्लॉज, फिर क्या रहेगा, सब क्लॉज। तो ये है ना समझने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। सपोज नेक्स्ट एग्जांपल मानो सेक्शन 42 ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या पढ़ोगे इसको, सेक्शन नंबर 42 ऑफ सब सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन ऑफ क्लॉज 2, रोमन लिखा रहेगा क्लॉज 2 ऑफ सब क्लॉज एफ, ठीक है। तो ये बातें लॉ में लिखी रहेगी, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट यहीं तक याद करना है। आपको याद करने के लिए इतना ही है, समझने के लिए मैंने आपको पूरा समझा दिया पढ़ा कैसे आता है। तो इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है क्लॉज, इसको नाम क्या दिया जाता है, सब क्लॉज। देखो सेक्शन के बाद सब सेक्शन और क्लॉज के बाद सब क्लॉज, ठीक है। तो जान लो कहीं लॉ में लिखा रहा तो कंफ्यूज मत होना, इसकी ड्राफ्टिंग ऐसे होती है, ठीक है। ये आपका हो गया एक चीज। सर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपको लॉ केस लॉस पढ़ना। ये होता है केस लॉस। सर केस लॉस होता क्या है समझाता हूं आपको, एक सेकेंड। एक सेकेंड, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, चिनैया वर्सेस रमैया 1882 मद्रास 137। सर ये होता क्या है, इससे पहले मैं समझाता हूं। सर ये मैं हूं, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सेलेंस, ठीक है। अब ये एक लड़का है यहाँ पे, इसका नाम है दीपक। दीपक क्या किया, इंस्टीट्यूट में आया, इंस्टीट्यूट के क्या किया, चेयर तोड़े, बहुत सारा तोड़फोड़ किया और चला गया। अब मैं दीपक खिलाफ केस फाइल करूंगा। नुकसान किसको हुआ भैया, ये मेरे को हुआ, मिस्टर साहिल, इनको नुकसान हुआ। जैसे हमारे ऊपर वाले केस में नुकसान किसको हुआ था, बी को हुआ था। तो जिसको नुकसान होता है ना उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एग्रीव पार्टी। तो एग्रीव पार्टी होती है ना, यहाँ पे जो केस फाइल होता है ना, आपको ये पढ़ने आना चाहिए कि सबसे आगे नाम किसका होता है, एग्रीव पार्टी का। इसको यहाँ पे केस फाइल करने को क्या बोलते हैं, पेटिशनर, जिसने केस फाइल किया। सर जिसके खिलाफ किया ये क्या होता है, सेकेंड पार्टी। सर किस ईयर में केस फाइल हुआ, ये होता है ईयर। ईयर ऑफ फाइलिंग ऑफ केस। सर किस कोर्ट में फाइल हुआ, मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। किस, ये आपको पढ़ने आना चाहिए दोस्त, समझना चाहिए लिखा हुआ क्या, आगे जाके बहुत केस लॉ मिलेगा, प्रैक्टिकल सीए बनने के बाद भी बहुत काम आने वाला है। किस कोर्ट में केस फाइल हुआ और केस नंबर क्या था, ठीक है। सपोज मान लो दीपक था, वो बहुत चेयर तोड़ फोड़ किया, मेरे को बहुत नुकसान हुआ, और मान लो अभी चल रहा है 2022, ठीक है। मैं कौन हुआ यहाँ पे, मैं हुआ पेटिशनर। क्यों, क्योंकि मैं नुकसान हुआ, मैं एग्रीव पार्टी था, मैं नुकसान हुआ, मैंने केस फाइल किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, साहिल वर्सेस किसके खिलाफ केस फाइल किया, मैंने दीपक। दीपक ने क्या किया, मेरा नुकसान किया। तो जिसके खिलाफ करते हैं ना वो ये सेकंड पार्टी होता है। फर्स्ट पार्टी क्या होता है, जिसने कोर्ट में गया रोने के लिए, गुहार लगाने के लिए, मैं बोला जैन साहब देखो आईओसी का इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस का मैं मेंबर हूं, मैं चलाता हूं, दीपक आया बहुत तोड़फोड़ किया, तो मैं क्या हुआ, पेटिशनर, मैंने केस फाइल किया। तो सबसे आगे नाम किसका होता है, पेटिशनर, ना कि जिसने कांड किया वो नहीं, जिसपे कांड किया गया। तो मेरे इंस्टीट्यूट पे तोड़फोड़ हुआ ना, तो मैं आगे आऊंगा केस फाइल करने के लिए। जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ वो होता है सेकंड पार्टी, जो यहाँ पे दीपक हुआ। अब हमारे एग्जांपल में ईयर कौन चल रहा है, 2022। हम कहां गए भैया, दिल्ली हाई कोर्ट।
और केस नंबर समथिंग रैंडमली कुछ ही हो सकता है। सपोज उस हाई कोर्ट में फाइनेंशियल एड में ऑलरेडी 86 केस हो चुके हैं, तो मेरा केस नंबर 87 होगा। तो कहीं भी लिखा रहेगा ना पूरा केस लॉस ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। तो ये केस लॉ पढ़ना चाहिए। सर केस लॉस क्यों बनते हैं? सर देखो 1882 का केस लॉ है। सपोज मान लो चिन्नैया वर्सेस रमैया में कोई ऐसा केस लॉ आता है जहां पे चेयर टूटने का जजमेंट दिया गया था। मतलब एक ऐसा केस हुआ था जहां पे भैया मद्रास हाई कोर्ट के जजेस ने क्या जजमेंट दिया। तो अब जो नया केस आता है ना 2022-2023 का, ये लोग क्या करते जजेस 1882 का कोई भी केस उठाते, देखते कि भैया इस केस में उस समय जजेस ने क्या जजमेंट दिया, क्योंकि उस समय का जज तो अभी होगा ही नहीं ना, उनकी डेथ हो चुकी होगी ऑलरेडी, 100-150 साल होने जा रहे हैं। तो भैया ये सब रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है केस लॉ। कुछ भी हो सकता है, भैया दूध वाला लेके भाग गया किसी की बीवी को, भैया उसके रिगार्डिंग कोई केस होगा तो सर्च करेंगे, ऐसा केस हुआ तो इसका रेफरेंस लेंगे, फिर इसी का यूज करते हुए ना नया केस लॉ में डाल देंगे। भैया देखो 2022 अभी चल रहा है, लेकिन 1882 में ना सेम ऐसा ही केस आया था, वहां रमैया नाम का आदमी था, उसने कुर्सी तोड़ा था, सेम चिन्नैया इंस्टीट्यूट चलाता था, 1882 का केस था, मद्रास में हुआ था, यहाँ पे सेम केस हुआ था। तो ये रेफरेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जजमेंट आया था कि रमैया को 50 लाख का फाइन लगेगा, तो यहाँ भी दीपा को कुछ ना कुछ फाइन लगेगा। तो केस लॉ इसलिए बनता है रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है। तो दो चीज मैंने समझाया, वो समझ आया, सेक्शंस, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। केस लॉ कैसे पढ़ना होता है? सबसे आगे होता है जिसने केस फाइल किया, जिसके खिलाफ किया, ईयर क्या होता है, किस कोर्ट में किया, और रैंडमली कौन सा केस नंबर था, ठीक है। चलो 10-15 मिनट की क्लास लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सर नाम क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच बनता है? सर जब दो या उससे ज्यादा लोग, ठीक है, दो या उससे ज्यादा लोग के बीच में होंगे। अब देखो लिखना भी आपको, ठीक है, तो उनके बीच ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सर कल आप आए और आईना के सामने खड़ा हुए बोले हाय हम दीनानाथ चौहान कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तुम्हारे साथ, आईना बस खड़ा हो क्या बोल रहे हो? तो नहीं दोस्त, दो कम से कम लोग चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो दो लोग कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। अकेले आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। खुद में बना रहे हो कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं खुद तो 50,000 दूंगा, तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। फिल्मी बातें फिल्म में रख लो, कम से कम दो बंदे होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि दो बंदे होने चाहिए, या उससे ज्यादा 10 लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सिंगल बंदा नहीं बना सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो बंदे चाहिए, ठीक है। अब सर यहां पे प्रॉब्लम क्या आया? मैंने आपको क्या बताया, लॉ कहां है? जहां जहां प्रॉब्लम है। तो सर यहां पे प्रॉब्लम क्या आया? सर यहां पे प्रॉब्लम आया ब्रीच। क्या सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सपोज ए ने बी को बोला कि भैया मैं तुम्हें 40,000 दूंगा, तुम मेरी गाड़ी वॉश कर दो, तुम मेरी ना कार वॉश कर दो। इसने क्या किया, इसको कार वॉश सर्विस दे दिया और इसने इसको 40,000 नहीं दिया। अब इस एग्जांपल से नहीं दिया, तो सर ये है ना खुलेआम हंस रहा है, बोला कि जा जो करना कर ले, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ही नहीं। तो सर ये क्या करता है? ये ना ये कुछ नहीं करता, ये ऐसे ना रोते रोते ना घर पहुंच जाता और कुछ नहीं कर सकता था। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत आने लगे। कॉन्ट्रैक्ट्स तो बनते थे बट ब्रीच होने बाद है ना कोई ऑब्लिगेशन नहीं पूरा हो पाता था। कोई कहता नहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कुछ नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही नहीं था उस समय, तो ब्रीच बहुत होते थे। कॉन्ट्रैक्ट बन तो जाते थे बट डरते थे लोग, क्या पता सामने ना निभाए, कोई भी पार्टी ना निभाए। हो सकता है ये 40,000 एडवांस दे दे, ये कार वॉश ना करे, हो सकता है ये कार वॉश कर दे, ये 40,000 ना दे। तो प्रॉब्लम क्या आने लगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने लगा या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होने लगा, जो मैंने आपको बताया पीछे एग्जाम्पल में, जहां पे एक पार्टी एग्रीव्ड होती है और एक पार्टी ब्रीचिंग होती है, ठीक है। बहुत कुछ होने लगा, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इसका सॉल्यूशन क्या लाया लॉ मेकर्स ने? लॉ मेकर्स कौन होते हैं? हमारे लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है। तो जुडिशियल बॉडीज इसको क्या करती है? सजा देती है। सबसे पहले लॉ मेकर्स ने क्या किया? यहां पे सॉल्यूशन लाया और लॉ मेकर ने एक एक्ट बना दिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इंडिया के जोन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या करेगा? डील करेगा। मतलब अगर आप कोई ब्रीच किया ना तो वही चीज स्टार्ट हो जाएगा, भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिख दिया, कोई सेक्शन में कोट करके। अगर कोई भी पार्टी ब्रीच करता है ना, कोई पार्टी ट्रस्ट तोड़ता है ना, तो सामने वाला पार्टी जो एग्रीड पार्टी होता है, जिसको बोलते हैं हम न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, वो क्या हो सकता है? वो कोर्ट में जा सकता है। तो ये सॉल्यूशन क्या आया? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। प्रॉब्लम्स क्या थे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बहुत कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होते थे, कोई रेगुलेशन नहीं। जैसे मैं अभी बोल दूं ना आपको कि ट्रैफिक लाइट तोड़ने का ना कोई फाइन पेनल्टी नहीं है, देखो भैया लाल बत्ती हरी बत्ती कोई मायने नहीं रखेगी फिर। बट जब मैं बोल दूं कि हाँ भैया अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे, आप ट्रैफिक लाइट तोड़ोगे, आपको 5,000 जुर्माना लग सकता है, आपको 6 साल की जेल हो सकती है, देखो गाड़ी आपको 10 सेकंड पहले ही रुक जाएगा पीछे, ठीक है। तो जहां जहां प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन में हमेशा लॉ आगे आया है।
तो आपको आगे भी बहुत काम देगा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, ठीक है। अब सुनो, अब हम अपना लॉ स्टार्ट करते हैं, जो स्टार्ट हो ही चुका है, अब थोड़ा ना अच्छे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखने काम सब कुछ होना चाहिए, डायग्राम बनाना, क्या सर डायग्राम बनाना, यस, ये तो आपको यही एग्जाम में हिट करेगा, एग्जाम से रिवीजन के लिए हिट करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक पार्टी ये हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होता है, दो पार्टी इस बीच बनता है, ठीक है। अब इसको नाम देते हैं मिस्टर ए, इसका नाम लेते हैं मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया, क्या दिया, ऑफर दिया। सर क्या ऑफर दिया, विल यू बाय माई कार फॉर 50,000। चलो 50,000 बहुत छोटी अमाउंट हो गई ना, फॉर 2 लाख रुपीस। मिस्टर ए ने क्या दिया, ऑफर दिया, किसको ऑफर दिया, मिस्टर बी को ऑफर दिया कि क्या भाई तुम मेरा कार खरीदोगे 2 लाख रुपया पे। अब इसको ये ऑफर पसंद आया, तो ये इसको क्या देगा, एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है, इसको ये ऑफर पसंद आया तो ये क्या देगा, एक्सेप्टेंस देगा। एक्सेप्टेंस मतलब अपना रजामंदी देगा। सर मान लो इसने ऑफर दिया और इसको ये पसंद नहीं आया, बोला यार चल 1 लाख की गाड़ी है 2 लाख में बेच रहा है, तो एक्सेप्टेंस नहीं देगा, तो बात ही आगे नहीं बढ़ेगी। बट अगर इसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, तो सर इसने अगर नहीं दिया तो भैया ये ऑफर खत्म हो गया। हो सकता है ना मैं ऑफर दूं आपको, आप मैं आपको बोलूंगा चलो मैं आपको ना फाउंडेशन लॉ पढ़ाऊंगा, 1 लाख रुपए दोगे, आप बोलेगा चल बकवास कर रहा है, 1 लाख रुपया 5,000 भी ना दूं, ठीक है, 4,000 मांगेगा दे दूंगा, ठीक है। तो ऑफर तो मैं कुछ भी दे सकता हूं, आप एक्सेप्ट करो, रिजेक्ट करो, या तो निगोशिएट करो। आपने निगोशिएट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो भैया कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं, भैया घर जाओ तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बट हमने ऑफर को क्या किया, इसने मिस्टर बी ने ऑफर को क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया। बोला कि हाँ सर हम आपकी कार खरीदने को रेडी है और 2 लाख रुपया देंगे। तो जब ऑफर देने वाला बंदा देता है ना, और जब ये एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो ये क्या बनता है पता है सर, ये बनता है प्रॉमिस। अब बहुत बच्चे ने यहां कंफ्यूज होते हैं, सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो हमने एग्रीमेंट पढ़ा था। हाँ सर, ऑफर प्लस एग्रीमेंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो हमने एग्रीमेंट पढ़ा था। देखो सर पहला स्टेप आता है प्रॉमिस। तो सर देखो कभी भी याद रखना, ऑफर, या रुको ऐसे लिखो, पहले एग्रीमेंट नहीं बनता है, पहले बनता है प्रॉमिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनता है, प्रॉमिस। 3 एलिमेंट्स में खत्म करेंगे इसको, कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। पहला बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस का बनता है जब ऑफर, कोई भी ऑफर दिया हो प्लस उसका एक्सेप्टेंस आ गया हो, मतलब इसने रजामंदी कर दिया, तो ये क्या बन गया, प्रॉमिस। अब सर एग्रीमेंट का बनता है, देखो पहले प्रॉमिस बनता है, फिर एग्रीमेंट बनता है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो प्रॉमिस देख लिया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। सर इसने एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो प्रॉमिस ही नहीं बना, भैया कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। बट सर इसने ऑफर दिया, इसने एक्सेप्टेंस दे दिया, तो ये प्रॉमिस बन गया। तो सर एग्रीमेंट कब बनता है, ठीक है, एक दूसरे के बीच में, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट्स कब बनता है। देखो सर जब प्रॉमिस, देखो ये जो प्रॉमिस है ना, ये इधर आ गया, जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होगा ना, वो क्या बनता है, एग्रीमेंट। सर नाउ व्हाट इज कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन में समझाओ, सिंपल सी बात, दो तरफा प्यार। मतलब मैं आपको कुछ दे रहा हूं, उसके बदले आप मेरे को कुछ दो। जैसे ये आदमी अपनी क्या दे रहा है, अपनी गाड़ी दे रहा है, इसके बदले ये क्या दे रहा है, 2 लाख रुपया दे रहा है। तो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है ना, समथिंग गिवन, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग। सिंपली हम लोग एक के बदले दूसरा कुछ दे रहा है। सर कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ काइंड भी हो सकता है, ठीक है। सपोज बोल देगा विल यू बाय माय कार इन एक्सचेंज ऑफ योर ओल्ड कार, ठीक है। तो कंसिडरेशन मतलब देखो ओल्ड कार दे रहा है ना, ये बोलेगा विल यू बाय माय कार इन एक्सचेंज ऑफ योर गॉगल्स, ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ योर रोलेक्स वॉच। तो कंसिडरेशन मतलब ये मत समझना कि सिर्फ अमाउंट, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, सिर्फ ये मत समझना कि अमाउंट होता है। कंसिडरेशन मतलब क्या हो गया, मनी भी हो सकता है, जैसे यहां पे क्या कंसिडरेशन में मनी है, बट यहां पे मैं एग्जांपल बोल दूं कि 2 लाख को छोड़ मैं बोल दूं क्या, मान लो वॉच, तो ये भी कंसिडरेशन के काउंट्स में आएगा। सिंपल समझाऊं, कंसिडरेशन मतलब क्या होता है
किसी भी कोई ऐसी वस्तु जिसका वैल्यू निकाला जा सके मनी के फॉर्म में। सपोज मेरी वॉच है तो भैया इसका कुछ तो कुछ मनी वैल्यू होगा, 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया, रोलेक्स वॉच है, ठीक है। सपोज मैं बॉटल दे रहा हूं, विल यू बाई माई कार इन एक्सचेंज ऑफ बॉटल, भैया 10 रुपया है तो रुपया में, तो कंसिडरेशन मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ इन एक्सचेंज ऑफ में आ रहा होगा। सर एक एग्जांपल बताता आपको क्लियर होगा। तो वो सबसे पहले क्या बनता है कोई चीज, प्रॉमिस, उसके बाद का क्या बनता है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कब बनता है, जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। तो क्या सर यहां पे कंसिडरेशन था, यस 2 लाख रुपया, तो भैया इसको हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। तो सबसे अगर सर मान लो, सुनो सर एक केस और हो सकता है, सुनो एग्जांपल नंबर 2 लिखते हैं यहां पे, या यहीं पे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, सेम बंदा, इसने ऑफर दिया, विल यू बाय माई कार फॉर फ्री। तो भैया इसने अपनी कार तो दे दी, क्या ये कुछ दे रहा है, नहीं। तो देखो सर यहां पे ऑफर तो दिया इसने, और इसने बोला हाँ फ्री का सामान है क्यों नहीं लेंगे, और इसने अपना एक्सेप्टेंस भी दे दिया। तो क्या सर ये एग्रीमेंट बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ प्रॉमिस बनेगा। क्या सर ये एग्रीमेंट बनेगा, क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर ये एग्रीमेंट बनेगा। देखो 3 एलिमेंट समझना है। पहला समझना है प्रॉमिस। प्रॉमिस कब बनता है, जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, वहां भी प्रॉमिस बन गया, यहां भी प्रॉमिस बन गया। वहां एग्रीमेंट बन गया था क्योंकि वहां पे 2 लाख रुपया इन एक्सचेंज में था, यहां तो कुछ है ही नहीं, फ्री है। तो सर यहां पे कंसिडरेशन इल है 0, तो एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, जो आपका यहां पे 0 था। सर एक केस बताता हूं आपको याद होगा, मैं दिखाता हूं आपको। कुलभूषण जी का केस था, नेट ऑफ हो गया, एक सेकेंड। देखो ये पता है कौन है, ये इंडियन स्पाई थे जो वहां पाकिस्तान में जाके फंस गए थे। ये कौन थे, इंडियन स्पाई थे जो पाकिस्तान में जाके फंस गए थे, और इनको इंडिया पाकिस्तान से लाने का केस चल रहा था। और इनका केस पता है कौन सॉल्व कर रहे थे, इनको जानते हो आप कौन है, हरीश साल्वे जी। एक सेकेंड, चलो एग्जाम्पल्स को ना आगे लेते हैं। जैसे हमने बताया नहीं था कि कंसिडरेशन होना बहुत मैंडेटरी है। अगर आपके ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में कंसिडरेशन नहीं है ना, तो वो एग्रीमेंट नहीं बन सकता। सर ये कुलभूषण का केस बताइए, सर आप बता रहे थे कुलभूषण केस में आपको पता होना चाहिए, हरीश साल्वे जी जो इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए बने थे और बहुत जाने माने लॉयर है, ठीक है। और इनके एक एक केस का आपको यकीन नहीं होगा, काफी हाई फीस चार्ज है। सर इन्होंने है ना कुलभूषण जी का केस लड़ा था, कुलभूषण जाधव जी का केस लड़ा था, और आप यकीन नहीं मानोगे वो फ्री में काम करने रेडी थे। बट सर फ्री में होता तो ऑफर हो जाता। मान लो कुलभूषण जी है, उनके फैमिली वाले बोलते हैं कि हरीश साल्वे जी क्या आप हमारे रिलेटिव जो हमारे कुलभूषण जी है उनके लिए केस लड़ोगे। उनके फैमिली वाले, कुलभूषण जी के फैमिली वाले ने बोला हरीश साल्वे जी को कि क्या आप केस लड़ोगे, तो ऑफर दिया इन्होंने, ये बोला यस, एक्सेप्टेंस दिया, तो यहां पे बन गया प्रॉमिस। अब हरीश साल्वे जी जो बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़े लॉयर थे, इन्होंने बोला मैं फीस नहीं चार्ज करूंगा। तो एक तरीके से यार इनको थोड़ा डाउट भी हुआ, क्या पता कल हरीश साल्वे जी पलट जाए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाएगा, एग्रीमेंट बन ही नहीं पाएगा। तो इन्होंने बोला सर कुछ चार्ज कर लो, तो ये बोला चलो मैं 1 रुपया चार्ज कर लेता हूं। तो सर सच में बताता हूं, इस केस का है ना 1 रुपया चार्ज किया था हरीश साल्वे जी ने। देखो ठीक है, देखो कुलभूषण यादव केस, हरीश साल्वे चार्ज ओनली ₹1 एट इस फीस। सर ये क्यों किया गया, क्योंकि उस ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को ना कंसिडरेशन दिखाने के लिए अब यहां पे 1 रुपया क्या आ गया, कंसिडरेशन। सर कंसिडरेशन इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, इन काइंड, इन वैल्यू, इन मनी, जो भी है, तो 1 रुपया कंसिडरेशन आया, तो यहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस तो बन गया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो सर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज प्रॉमिस, देन प्रॉमिस में क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, देन एग्रीमेंट कब बनेगा, जब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन होगा। अब ये क्या बन गया, हमारा एग्रीमेंट बन गया। नाउ वी मूव कम फॉरवर्ड टू नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट।
अब देखो तीन एलिमेंट्स में हमने इसको खत्म किया। फर्स्ट इज प्रॉमिस, सेकंड इज एग्रीमेंट एंड नाउ थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स नहीं था हमारा कि प्रॉमिस कब बनेगा, जस्ट ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू सी, तो यहां पे एग्रीमेंट कब होगा, जस्ट इस फिगर को यहां रख लो, प्लस कंसीडरेशन एक एड ऑन हुआ। अब कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब हमारा एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ, मतलब ऐसा एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हो। यहां पे डोमेस्टिक, सोशल वाले, पॉलिटिकल वाले एग्रीमेंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहां पे वो वाले होंगे मोस्टली, यहां पे बिजनेस वाले एग्रीमेंट्स आते हैं, बिजनेस वाले जिसको आप लॉ में उठा के ले जा सकते हो। कल लो कि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो जाएगा, उसके लिए आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो दोस्त, तो वो वाले एग्रीमेंट्स देखो वो वाले एग्रीमेंट्स। अब बात है सर एग्रीमेंट क्या होता है भैया, जो प्रॉमिस हुआ था। सर प्रॉमिस क्या होता है भैया, जो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हुआ था। तो सब लिंक्ड है। सबसे पहले क्या बना, प्रॉमिस। प्रॉमिस कब होता है, जब ऑफर दे सामने वाला और एक्सेप्टेंस ले ले, बन गया प्रॉमिस। अब चेक करना क्या उस प्रॉमिस ऑफर में ना कंसिडरेशन था। जैसे हरी सल्वे जी ने क्या किया, केस लड़ा, वहां पे ₹1 कंसिडरेशन चार्ज किया, तो यस ये ₹1 कंसिडरेशन कहलाएगा। अगर उसने रुपीस नहीं चार्ज करते, वो बोल रहे कि मैं कार दूंगा, तो भैया कार भी कंसिडरेशन है। तो रेदर इन टर्म्स ऑफ मनी, रेदर इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सब कंसिडरेशन कहलाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब कोई भी एग्रीमेंट आप लॉ में लेके जा सकते हो, इनफोर्सिबल बाय लॉ। इनफोर्सिबल बाय लॉ मतलब सिंपल बात, कोई बिजनेस में है, सपोज ये बंदा, इस दोनों बंदे के बीच डील हुआ, ये बोला कि तुम मुझे राइस दो, ऑर्डर, ये बोला कि मैं तुम्हें राइस का ऑर्डर दे रहा हूं 50 kg फॉर 200 रुपीज पर केजी, ठीक है, सपोज एग्जांपल। इसने क्या किया, इसने राइस दे दिया 50 kg, और सामने वाला ये बंदा ने, इसने इसको पैसे नहीं दिया, 200 रुपए हिसाब से, 50 किलो के हिसाब से 10-20 हजार जो भी बना, इसने पैसा नहीं दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एग्री पार्टी। क्यों, क्योंकि इसने इसको राइस सप्लाई कर दिया बट पैसे नहीं मिले, तो एग्री पार्टी हो गया है ना। तो ये एग्रीमेंट बना क्योंकि इन्होंने ऑर्डर दिया, इसने एक्सेप्टेंस दिया, इसने ऑर्डर क्या दिया कि भाई राइस दोगे, इसने बोला यस हम राइस देंगे, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया हमारा, प्रॉमिस। कंसिडरेशन था यस, 200 रुपए किलो के हिसाब से कंसिडरेशन था, तो एक एग्रीमेंट बन गया। क्या इसको लॉ में ले जा सकते हैं, कोर्ट में खींच के ले जा सकते हैं, जो हमने कोर्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यस, क्योंकि यहां पे बिजनेस एग्रीमेंट्स है। यहाँ पे कोई भाईचारा नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ का झगड़ा नहीं है, यहाँ पे एक प्रॉपर बिजनेस एग्रीमेंट्स है। तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो भाई कोर्ट में खींच के ले आ सकते हो ना, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। तो सब 3 स्टेप्स में कोई चीज क्लियर हो गया। पहला बनता है प्रॉमिस, जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है हमारा, यहीं पर रिजेक्ट हो गया तो प्रॉमिस बना ही नहीं, तो एग्रीमेंट तो दूर की बात है। अब एग्रीमेंट कब बनेगा, जब वो प्रॉमिस में चेक करना पड़ेगा कंसिडरेशन है या नहीं है। सब फ्री वाला बात होगा तो भैया एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, क्योंकि कंसिडरेशन है ही नहीं। अब जब उसमें पैसा इन्वॉल्व है तो एग्रीमेंट बन गया। अब चेक करेगा क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कुछ एग्रीमेंट बने, तो वो सब नहीं होता। सोशल, पॉलिटिकल, डोमेस्टिक, वो सब एग्रीमेंट आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हो। कल लोग के कोई मंत्री आपसे वोट मांग रहा है कि आप हमें वोट दीजिए, आपका हम नाला ठीक करा देंगे, ये करवा देंगे, तो अब मान लो आपने वोट दे दिया, ठीक है, अब वो नाला नहीं ठीक कराया, तो वो सब लेके एग्रीमेंट आप कोर्ट लेके नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो सारे एग्रीमेंट जो कोर्ट में लेके जा सकते हो वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये 3 स्टेप क्लियर होने चाहिए। पहला होता है प्रॉमिस, सेकंड होता है एग्रीमेंट, थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट। होप सो यू आर क्लियर। आगे इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, यहां तक हमारा सेकंड लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एसेंशियल्स, फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होते हैं, ऑफर का डेफिनेशन क्या होता है। अब एक एक चीज तोड़ेंगे। सर ऑफर बोल तो दिया, बट ऑफर का एक प्रॉपर है ना प्रोविजन होता है, उसका प्रोविजन को तोड़ेंगे हम अच्छे से, एक्सेप्टेंस के प्रोविजंस को तोड़ेंगे, फिर जाके हम पता करेंगे कि एक वैलिड एग्रीमेंट कब होता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब होता है। सेक्शन नंबर 10 में एसेंशियल्स दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग, वो देखेंगे। तो एक रफ के लिए आप ये समझ लो, आपके लिए प्रॉपर अब ये प्रॉमिस क्या हो गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट क्या हो गया, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, और कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ, जहां पे कोर्ट में लेके जा सकते हैं उस केस को, ठीक है। आज के लिए इतने तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर देखते हैं। चलो ऑल द बेस्ट।